और भाजपा की स्वराज संकल्प यात्रा के तहत वसुंधरा राजे क्या कुछ कह रही हैं, आइए आपको सुनो। जिला अध्यक्ष कांशीराम जी और मेरे दोनों दाएं और बाएं सांसद राम सिंह जी और आपके इस क्षेत्र के लाडले विधायक अभिषेक जी, सबसे पहले मैं आप सबको मैं सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूं कि ऐसे समय में भी आप लोगों ने इतनी भारी संख्या में यहां आके हम लोग सबका प्यार से स्वागत किया। मैं वाकई में कहती हूं, आप लोगों ने अपने प्यार का एक बहुत बड़ा कर्जा हम सबके कंधे के ऊपर डाल दिया है। एक ऐसे प्यार का कर्जा जिसको सेवा द्वारा ही हम लोग पूरा कर सकेंगे। आपने ये प्यार दिया, इस प्यार के कर्ज को उतारने की जिम्मेदारी आपने हमको दी और इसको सरकार में आके आपके साथ मिलके काम करके उतारने की पूरी कोशिश होगी। ये आज आप सबको विश्वास दिलाना चाहूंगा। रास्ते पर जब सुबह निकली तो मैंने देखा कि जैसे पिछले 4 दिन से, जब से इस संभाग का काम चालू किया है, तब से मैंने देखा आंधी, तूफान, पानी, और मुझे सब लोगों ने यह कहा था कि बीकानेर संभाग में आप लोग जाओगे तो इतनी गर्मी में तड़पोगे और आपको मालूम पड़ जाएगी कि जनता भी किस तरीके से उसमें जूझती है। हम तैयारी में आए थे, परंतु इंद्रदेव ने कुछ और सोच रखा था और जिस दिन से बीकानेर के अंदर पैर रखा, उस दिन छप्पर फाड़ के इंद्रदेव ने जो वर्षा की है, जो आंधी और तूफान चलाया है, इस आंधी और तूफान के साथ हमारी ये पूरी सेना, क्योंकि इसमें तो जनता का काम है, पूरी जनता की सेना आ रही है राजस्थान के सरकार और राजस्थान की गद्दी पे कब्जा करने के लिए। ये पूरा परिवार चल पड़ा है और इसीलिए ये आंधी तूफानों के बीच में से अपन भी निकल रहे हैं। मैं सबको आज ये धन्यवाद भी देना चाहूंगी कि माताएं बहनों तो आई हैं, परंतु यहां से लेके वहां तक दुकानों के अंदर भी, गोदामों के अंदर भी, और ये अभिषेक ने बहुत अच्छा किया कि आपने ये ढूंढा कि ज्यादा से ज्यादा लोग, अगर बरसात भी होगी तो इसमें आराम से बैठ के उसका मजा भी ले सकेंगे। बहुत सोच समझ के काम किया है आपने। और आपके क्षेत्र की जो जो समस्याएं हैं, मेरे यहाँ आने से पहले ही मुझे पकड़ा दिया गया था, तो मैं तो उनको पढ़ते हुए आ रही हूँ और मैं सोचते आ रही हूँ कि नौहर विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा विधानसभा जिसमें पहली दफा भारतीय जनता पार्टी ने अपना खाता खोला है अभिषेक के द्वारा। ऐसे दो है हमारे, तारानगर और नौहर, और मैं ये कहना चाहती हूं कि आने वाले समय के अंदर भी जो खाता खोला है, उस खाते में फिर से भारतीय जनता पार्टी को लाने का काम आप लोग जरूर करोगे। मेरे पास जो बात आई है वो मैं आप लोगों से एक दफा पूछना भी चाहूंगी और उसके बाद जो मेरी बात है वो आप लोगों के सामने रखना चाहूंगी। सबसे पहले तो मैंने ये देखा कि भारतीय जनता पार्टी नौहर विभाग जो बिजली की बहुत ही ज्यादा मुसीबत है। यहां पता किया तो लोगों ने बताया कि आती है, जाती है, और जिस तरीके से हम लोगों को वादा किया गया है उस तरीके से बिजली मिलती नहीं है। ये बात सही है क्या? 3 या 4 घंटे मुश्किल से किसानों को बिजली मिलती है, और वो भी जोरदार ट्रिपिंग के साथ। और महिलाओं को जो बिजली मिलनी चाहिए, वो मैंने ये तय किया था कि 24 घंटे आप लोगों को बिजली मिलेगी, परंतु वो 24 घंटे ना मिलके 7, 8, 9 घंटे तक पहुंच जाती है, वो भी ट्रिपिंग के साथ। माताएं बहनें, आपको सबको मैं कहना चाहूंगी और यहाँ सब लोग जो इकट्ठा है उनको कहना चाहूंगी कि ये 24 घंटे बिजली देने का इरादा था मेरा। सरकार हमारे हाथ से चली गई, नहीं तो आज तक तो आपको बिजली का फायदा मिलता। और आने वाले समय में जब अपनी सरकार आएगी तो यह विश्वास आपको दिलाना चाहती हूं कि ये 24 घंटे बिजली आपको मिलने वाली है। घरों के अंदर 24 घंटे बिजली आप लोगों को मिलेगी। नौहर बादरा
क्षेत्र के अंदर पानी का तो सबसे बड़ा संकट है। और मैं ये देख रही थी कि ये जो सिंचाई करने वाला नोअर फीडर, एक साथ ही नोअर फीडर, सिद्धमुख कनाल, बरवाली 2, अमर सिंह ब्रांच, ये सब नहरों का भादरा, हरियाणा से निकलते हुए भादरा का 1252 क्यूसेक पानी जो आप लोगों को मिलना चाहिए था, वो मुझे बताया जाता है कि खाली 500 या 600 क्यूसेक लोगों को मिल रहा है। क्या ये सही है? जितना पानी आपको मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। और आप लोगों ने बार बार इसकी शिकायत भी की है, ने उसको विधानसभा के अंदर भी उठाया है, परंतु मैं देख रही हूं कि उसके अंदर कोई फर्क नहीं आया। और जो पानी मिलना चाहिए था इनके किसानों को, वो पानी नहीं मिला है। वो 500-600 क्यूसेक मिल रहा है। आने वाले समय के अंदर वो पानी लाने का काम, आप तक पहुंचाने का काम, जैसे पहले हम लोगों ने नहरों को सही करके और लोगों से बातचीत करके वो पहुंचाने का काम किया था, वैसे आने वाले समय के अंदर वो फिर से काम करने का हम लोग करेंगे। और मैं यहां आप लोगों को यह बताना चाहूंगी, कि मैंने कभी भी वायदे ऐसे नहीं किए। आप लोग भी अच्छी तरह से जानते हो कि 5 साल जब अपनी सरकार चली थी, तब भी मैंने ना तो कभी वोटों के पीछे, न कभी झूठ बोल के आप लोगों के सामने वायदे किए हैं। जब वायदे करते हैं तो वायदों को पूरा करना पड़ता है। ऐसा नहीं होगा जिस तरीके से कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र के अंदर 50 वायदे कर दिए और उसमें से किसी भी वायदे के ऊपर खरे उतरने की उसने सोच नहीं की, क्योंकि उन्होंने सोचा कि अब तो हमारे हाथ में वोट आ गए, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के राज में नोअर क्षेत्र में हम लोगों ने सर्वे करवाया था। वह चकबंदी, मुरबाबंदी व किलाबंदी का कार्य बहुत बड़े पैमाने के ऊपर हम लोगों ने शुरू किया था। उसको कांग्रेस सरकार ने अधर जूल में डाल दिया। क्या ये सही है? क्या ये सही है? ये भी मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने जब ये पूरे क्षेत्र का दौरा किया था उस गर्मी में, आपको याद होगा, उस समय इन सर्वे, चकबंदी और मुरबाबंदी और किलाबंदी के ऊपर बहुत ध्यान दिया था और हम लोगों ने काम भी चालू कर दिया था। इसको पूरा करने का काम हम लोग करेंगे। आपको ये मैं पहले ही कहना चाहती हूँ कि इसको ठीक करवाएंगे और ठीक करवा के आप लोगों का जो बचा हुआ कार्य है उसको पूरा करने की हम लोग कोशिश करेंगे। सबसे बुरी बात इसमें से क्या हुआ, क्योंकि गलत सर्वे हुआ और गलत सर्वे होने की वजह से हजारों बीघा भूमि जो है वो कमांड में होते हुए भी अनकमांड के अंदर आ गई। ये एक प्रॉब्लम थी इस क्षेत्र की और इसको मैंने फिर से कहा था कि पुनः सर्वे करा के आगे हम कितने को कमांड में, कितने को अनकमांड में करेंगे, वो सर्वे करवाएंगे और सर्वे करवा के उसको भी ठीक करने की हम लोग कोशिश करेंगे। ये भी हम लोगों ने आप लोगों को तब कहा था, पर इस पे 4.5 साल में ध्यान क्यों नहीं दिया गया है? मैं बार बार ये पूछती रहती हूँ। हम और आप तो ये बातें करेंगे, परंतु ये विश्वास और ये पूछने की बात है कि सरकार ने आज 4.5 साल ये सब जो बातें हैं, वो कोई ऐसी बड़ी बातें भी नहीं है, उनको बैठ के आप लोगों के साथ सुलझाने का काम क्यों नहीं किया? जनता को पूछना, जनता की बात को समझना और उसको जमीन पे लाने का, ये हर सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है और उनको ये काम करना चाहिए था जो 4.5 साल के अंदर उन्होंने नहीं किया। अपनी पेयजल योजना बहुत ज्यादा, मैं देख रही हूं कि 4 संभाग मेरे कंप्लीट हो गए, ये 5वां संभाग आधा पूरा हो गया और जहां भी मैं गई हूं वहां पानी पीने की जोरदार किल्लत है। कोई भी गांव, कोई भी कस्बा, कोई भी शहर ऐसा नहीं था जिसने हमको ये कहा कि हमें चिंता की जरूरत नहीं है, पानी हमको बहुत आराम से मिल रहा है। पानी आराम से नहीं मिल रहा है, लोगों को किल्लत है, लोग दुखी हैं और वो पानी की चाहते हैं, क्योंकि 52-53 साल के बाद अगर हम मूलभूत सुविधाएं लोगों तक नहीं पहुंचा सकते तो सरकार का क्या मतलब, सरकार का कुर्सी पे बैठे रहने का क्या मतलब? इसीलिए ये जर्मन पेयजल योजना जो आपकी है उसका जीर्णोद्धार कराने का पूरा उसकी आवश्यकता है और वर्तमान सरकार ने अगर कोई ध्यान दिया नहीं है तो जरूर है, परंतु इसको बैठ के समझना, देखना और फिर से चालू कराना और लोगों तक पानी पहुंचाने का काम करना, ये सरकार के ऊपर है। माताएं बहनें, चारों जगह पे मैंने कहा, चारों संभागों में मैंने कहा, साफ और पर्याप्त पानी, ये पानी पहुंचाने का काम सरकार की जिम्मेदारी है और वो पानी पहुंचाने का काम आपसे बात करके करना हम लोग करेंगे।
नोहर के गांव, सबसे पहले तो मैं शहर पे भी आना चाहती हूँ कि कुछ तो काम आपके शहर के भी हैं। अभी मैं आ रही थी शहर से, क्या पानी भर जाता है, एक पानी बरसा है और उस पानी के अंदर पूरा शहर बिल्कुल तर-तर हो गया। मैं देखा पूरा ऐसा लगता है कि तालाब बह रहा है, उसमें से तालाब में से निकल के हम लोगों को आना पड़ा। सीवेज की भी जो आप लोगों को स्कीम थी और जो सरकार को करना चाहिए था, वो किया कि नहीं किया, ये बताओ मुझे। शुरू किया क्या, वो भी नहीं किया। शहर वासियों को मुझे याद दिलाना है कि जब अपनी सरकार थी तब 15 अगस्त और 26 जनवरी में हमने बड़े शहरों का दौरा किया। पूरी सरकार वहां शहर के अंदर चली जाती थी, संभाग हेडक्वार्टर पे, और आप देख लेंगे कि बीकानेर का क्या हाल हुआ, जोधपुर का क्या हाल हुआ, और ऐसे सब संभागों का क्या हाल हम लोगों ने करके छोड़ा। शहर बढ़ गई, शहर चमक गया और शहर के वासी खुश हुए। अब उन शहरों के बाद नंबर 2 शहर जो है उनमें जाने का अगला नंबर था। मैं ये मानती हूं कि उन नंबर 2 शहर पे अपनी सरकार होती तो हम आज तक पहुंच जाते। उसके अंदर पानी का इंतजाम, उसके अंदर बिजली का इंतजाम, उसके अंदर उसकी सड़क का इंतजाम। मुझे लगता है कि वो जो गौरव पथ का काम था, गौरव पथ मैं जो देख रही हूं वो गौरव पथ ही होगा, वही था ना। जिस सीमेंट की सड़क पे मैं चलती आई हूं वो भारतीय जनता पार्टी के समय का गौरव पथ था। आज मैं देख रही हूं पूरे इलाके के अंदर सड़कें जर्जर हैं, इतनी हालत खराब है कि गड्ढे ज्यादा सड़क कम, ये देखने को मुझे मिला। और मैं सब शहर वासियों को ये कहना चाहती हूँ कि जैसे गांव को बढ़ावा होगा उसी तरीके से शहर के ऊपर भी हम लोग पूरी तरह से ध्यान देना चाहते हैं। और मैं मानती हूँ कि शहर के अंदर अगर सौंदर्यीकरण हो जाता है और शहर में अगर ये आपके सीवेज का इंतजाम, आपके रोड का इंतजाम, आपके लाइटिंग का इंतजाम, ये सब काम हो जाता है तो आधे शहरवासी इसी से खुश हो जाते हैं। और शहरवासियों का हमारे साथ रहना मैं मानती हूँ कि सबसे बड़ी चीज है। मैं अभिषेक जी को यही कहूंगी कि अगर ये काम होता है तो सबसे पहले यहाँ के सीवेज का और यहाँ के अंदर की सड़कों का इंतजाम करने का काम हम लोग पहले कहेंगे। और मुझे ये विश्वास है कि शहरवासियों का पूरा पूरा साथ और सहयोग हम लोगों को मिलेगा। इसी तरीके से मैंने देखा, अभी मैं इस इलाके में से मैं पूछती रहती हूँ कि बताओ मुझे आपके अस्पताल का क्या हाल है, क्योंकि जयपुर के अंदर मैंने सुना कि बहुत अच्छी अच्छी स्कीम आ गई है सरकार की, और उस स्कीम के अंतर्गत आपको फ्री दवाई और आप लोगों को फ्री जांच ये हो रहा है। हो रहा है क्या, हो रहा है क्या? किसी की फ्री जांच हुई? या आपके अस्पताल के बारे में जब मैंने पता किया तो मैंने बताया कि 14 पद हैं इस अस्पताल में और खाली 2 डॉक्टर हैं। तो आपके तो बड़े मुफ्त में दवाई मिल ही रही होगी और आप लोगों की बड़ी जांच हो रही होगी। जब डॉक्टर ही नहीं है तो कौन जांच करेगा और कौन मुफ्त दवाई लिखेगा, ये मुझे समझ में नहीं आता है। इसीलिए जरूरी था कि हम जयपुर से उतर के गांव के अंदर, सड़कों के अंदर ऊपर और आप लोगों के बीच में आए, ताकि हमको ये तो मालूम हो जाए कि वहां जो कहा जा रहा है कि वो वाकई में गांव के अंदर और शहर के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं तो देखा कि जब 2 ही डॉक्टर है तो कोई काम होना जाना नहीं। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो मैंने देखा, कहीं भी सड़कों की मरम्मत नहीं हुई, उसके ऊपर पैसा भी नहीं लगा। और हाँ, जहां आपके स्कूल है उनके अंदर आपके शिक्षक जोरदार तरीके से लगे होंगे। स्कूल्स के अंदर तो टीचर है ही होंगे, है कि नहीं टीचर आपके वहां पे? क्यों भाई अभिषेक, टीचर लगे कि नहीं? मेरे पास जो नोट आया उसमें बताया गया कि टीचर भी नहीं, डॉक्टर भी नहीं, कर्मचारियों के पद भी खाली और यहाँ कोई भर्ती नहीं। और मैं जब पूछूं उनको तो बोले कि हाँ करने की तैयारी है, अभी 4 महीने बाकी है, उसके अंदर हम जोरदार तरीके से भर्तियां करेंगे। अरे मैं पूछना चाहती हूँ कि 4 महीने में भर्ती होंगे? 60% कर्मचारियों के जो पद खाली है वो भरेंगे। हमने अपने सरकार के टाइम में 10 लाख लोगों को नौकरी दी थी, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि 4.5 महीने के 4.5 साल में इन्होंने नौकरी क्यों नहीं दिलवाई? आसान काम था परंतु उन्हें नहीं दिलवाई। कांग्रेस तो बड़ी ऊंची चीज है, कैसे काम से अलग हो जाना, ये इनसे सीखना चाहिए। सबसे पहले उन्होंने कहा कि आप तो बीएड हो, बीएड होने के बाद टेट की परीक्षा करो,
टेट की परीक्षा में उनने सोचा कि ऐसे उलझ जाएंगे, उनमें वहीं के वहीं पड़े रह जाएंगे। फिर उन्होंने कहा कि चलो 10वीं के लोगों को लगा दो, तो उन्होंने 10वीं के लोगों को भी सुलगा दिया और कहा तुम भी चल जाओ। उनको मालूम है कि 4 आदमी केस लगाने वाले हैं तो इनका भी कोई काम होने वाला नहीं है, और बीच में आराम से 4.5 साल कुंभकर्ण की नींद लेके और अब जागे हैं कि भैया 4 महीने बच रहे हैं, तो इसके अंदर इनके वोटों का कुछ तो कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। मैं सब बच्चों को यह कह रही हूं कि जब 10 लाख नौकरियां हम लोग दे सके थे, तो आने वाले समय के अंदर भी सरकार अपनी आएगी तो उस समय ये टेट की परीक्षा की हमको तब भी जरूरत नहीं थी और आज भी हमको जरूरत नहीं होगी। जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था को हम सब फिर से अपनाएंगे ताकि हमारे बच्चों को नौकरी और रोजगार मिलने का काम होगा। और माताएं बहनें, आज जो लोगों का पलायन हो रहा है, कोई चला जाता है पंजाब, तो कोई जाता है गुजरात, तो कोई जाता है मध्य प्रदेश, तो कोई जाता है दिल्ली। हमने कहा कि यहाँ छोटी इंडस्ट्री लगनी चाहिए, छोटी फैक्ट्री लगे। आज सब लोग पलायन करके राजस्थान छोड़ के भाग गए हैं क्योंकि वो बोलते हैं कि इतना जोरदार भ्रष्टाचार यहाँ हो रहा है, इतना पैसा हम लोग दे नहीं सकते, और जब कोई फैक्ट्री लगाने आता है तो वो कमाने आता है, और अगर उसको घाटा ही होगा तो वो उस प्रदेश के अंदर रहेगा नहीं, तो वो तो अपनी फैक्ट्री को लेके जाते हैं। हम चाह रहे हैं कि हमारे बच्चों को नौकरी मिले तो हमारे प्रदेश के अंदर मिले, वो काम करेंगे तो उसकी वजह से हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा और हमारा प्रदेश विकसित होगा। इसको ध्यान में रखने की बात है, और इसीलिए उनको पढ़ाना, उनको लिखाना, उनको मजबूत करना और उनको आखिर में जाके रोजगार का इंतजाम करना, ये किसी भी सरकार का एक बहुत बड़ा दायित्व बन जाता है जिसको हम पूरा अब करना चाहते हैं। मैंने अभी एक कागज निकाला और देख के मेरे को वाकई में सदमा लगा, क्योंकि मैंने देखा कि 2008 के अंदर 37,000 से ज्यादा स्कूल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खोला था। 2009-2012 इसमें केवल 21,000 नहीं, 2100 स्कूल खुले, जिसमें एक भी कन्या विद्यालय नहीं खुला। राजस्थान के कुल 129 कॉलेज और 15 लॉ कॉलेज जो इतने साल से चलते आ रहे हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल में 75 तो कॉलेज खोले, और कांग्रेस ने 51 वर्ष के अंदर 54 कॉलेज खोले, माने हर साल एक कॉलेज, और 15 में 75 हम लोगों ने खोले, और इन्होंने 51 साल में 54 खोले। यही समझो कि एक साल में एक कॉलेज खोलने का इनका रिकॉर्ड है। तो राजस्थान का विकास होगा तो कैसे होगा, कोई मेरे को समझाए। पीजी कॉलेज 1947 से लेके 1977 तक सिर्फ 10 थे। कितने? 10 कॉलेज थे। 1977-80 जब हमारी सरकार थी, 90-98 और 2004-2008 इन सालों के अंदर 48 कॉलेज खोले गए थे। 48, कहां 10 और कहां 48। और इसी तरीके से कन्या महाविद्यालय कुल 37 है पूरे राजस्थान के अंदर, उसमें से भारतीय जनता पार्टी के समय के 31 कॉलेज कन्या के खोले गए हैं, और इन महाशयों ने 6 कॉलेज कुल खोले हैं पूरे 53 साल में। तो आप समझ सकते हो कि विकास किस तरफ और किस गति से चल रहा है। अब आपके सामने एक तरफ मध्य प्रदेश और दूसरी तरफ गुजरात। मध्य प्रदेश को 10 साल अपन ने दिए, और 10 साल के अंदर शिवराज चौहान ने उसका कायाकल्प करके रख दिया। इसी तरीके से 15 साल में नरेंद्र मोदी ने दुनिया में, हमारे देश में नहीं, दुनिया के अंदर गुजरात का नाम करके रख दिया। आज चाहे वो राजस्थान का आदमी हो, चाहे वो तमिलनाडु का आदमी हो, सब लोग नरेंद्र मोदी का नाम इसलिए लेते हैं कि उन्होंने विकास का काम अपने गुजरात के लिए इतनी जोरदार तरीके से किया कि वो पूरा छा गया है दुनिया के अंदर। राजस्थान के लोग मेरे सामने यहाँ जो बैठे हुए हैं, क्या आप लोग नहीं चाहते कि राजस्थान के अंदर भी ऐसा ही हो जाए, कि राजस्थान के अंदर इतना विकास हो जाए कि दुनिया के लोग तो आए ही आए, परंतु हमारे बच्चों को, हमारी महिलाओं को, हमारे प्रदेश को आगे ले जाने का काम जोरदार तरीके से हो, ताकि हम भी उसमें जुड़ जाएं। एक तरफ 10 साल, दूसरी तरफ 15 साल, और राजस्थान के अंदर 65 साल में से मेरे 5 साल निकाल दो और 12 साल भैरव सिंह साहब के निकाल दो, 7.5 साल, टोटल 12 साल। 12 साल निकालने के बाद 53 वर्ष हमने लगातार कांग्रेस को दिए हैं।
अगर किसी को 53 वर्ष मिल जाते तो मालूम नहीं इस प्रदेश को कहां से कहां पहुंच जाना चाहिए था। आज प्रदेश गड्ढे में पड़ा है और 15 साल वाले हमसे आगे निकल गए, 10 साल वाले हमसे आगे निकल गए। क्या राजस्थान की जनता चाहती है कि हम इसी तरीके से गड्ढे में पड़े रहेंगे? और मैं समझती हूं कि जिन लोगों ने और जिन पार्टी और जिन परिवार ने हम लोगों की ऐसी हालत बना के रखी है, उनको 1 मिनट भी उस कुर्सी पे बैठने का हक नहीं है और हम लोगों को उनको बैठने का मौका देना ही नहीं चाहिए। ये आप लोगों के हाथ में जादू है और मैं समझती हूं कि आप लोग कर सकते हो। आज भी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है जादू। आप मेरे को ये कहोगे कि आप तो खड़े हो, आप करो, मैं तो दौड़ने को तैयार हूं, ये लोग आपके लिए दौड़ने को तैयार हैं, कोई एमपी भी है, एमएलए साहब भी है, ये सब आपके लिए दौड़ेंगे, परंतु ये जादू हमारे हाथ में नहीं है, ये जादू आपके हाथ में है। इस चीज को समझने की जरूरत है कि वो ताकत आपकी है। जिस दिन आपने ये ताकत अपने हाथ की समझ ली, उस दिन सरकारें आपके सामने डरेंगी, कांपेंगी और सब आपका काम करेंगे। आज तो उनको ये लगता है कि हम तो किसी भी तरीके से फरेब और झूठ के अंदर इन लोगों को बांट लें और इन लोगों को इस तरीके से ले जाए, फिर इनका वोट हमको फायदे में आखिर में मिल जाए। राजस्थान है ऐसा प्रदेश है जिसके अंदर जात जात को लड़ा दिया, जिसके अंदर मजहब मजहब को लड़ा दिया और परिवार के अंदर भी झगड़े करा दिए। वो इसलिए करा दिए कि हम लोग सब एक अगर होते हैं, 36 के 36 कौम और सब मजहब एक साथ मिलकर चलते हैं तो राजस्थान के विकास के रास्ते को कोई नहीं रोक सकता है, ये आप लोग सब जानते हो। परंतु अगर हम बंट जाते हैं, अगर हम एक दूसरे से अलग रह जाते हैं तो ये सबसे आसान है, क्योंकि कांग्रेस का मंत्र ये है। और एक कांग्रेस वाले ने मेरे को कहा था, जब वो 1990 में मैं चुनाव लड़ रही थी, तब उसने आके मेरे से ये कहा, अरे साहब इनसे पूछते क्यों हो कि तुम कैसे हो, हैंडपंप है कि नहीं, पानी है कि नहीं, मत पूछो, इनको गरीब रखो, इनको दुखी रखो, इनको अपने मुसीबत के अंदर ऐसे बांध के रखो कि उनको समय नहीं मिलेगा ये पता करने को कि कांग्रेस वाले क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। और आज जब आगे ले जाओगे उनको, वो प्रश्न पूछेंगे, आप ही चुनाव हारोगे। और इसीलिए इनको ऐसे ही रख रहने दो। ऐसे ही रहने का काम उन्होंने 65 साल किया। भाइयों, मैं जब को मेरे को आपने राज सौंपा तो उस समय राजस्थान बीमारू प्रदेश कहलाया जाता था। आपको याद है कि खजाना खाली था। उस खाली खजाने के बारे में मुखिया होने के नाते मैंने कभी रोना नहीं रोया। मैंने कभी आप लोगों को नहीं कहा कि यह काम नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, जो हमारे पहले मुखिया करा करते थे। मैं आपको यह कहती हूं कि इच्छा शक्ति की कमी है। हर सरकार के पास पैसा होता है और अगर तय कर लेती है सरकार की यह काम करना है तो पैसा आ ही जाता है और काम हो ही जाता है, परंतु उसमें इच्छा शक्ति की जरूरत है। और मैं बताना चाहती हूं कि राजस्थान के लोगों के हाथ में हुनर है। राजस्थान का नाम दुनिया के अंदर फैला हुआ है। सबसे अमीर व्यक्ति इस दुनिया में राजस्थान का ही है, नाम उसका लक्ष्मी मित्तल है, आप लोग सब जानते हो। एक व्यक्ति है जो सबसे ज्यादा अमीर इस राजस्थान का ही है, सब लोगों को मालूम है। तो जब राजस्थान के लोग इतना हुनर अपने हाथ में रखते हैं तो ऐसे लोगों को लेके क्यों हम चले, इनको हटाएं और आगे चले, विकास के पथ पे चले, मिल के चले और ये याद करें कि राजस्थान को एक ऐसी स्थिति में हमको ले जाना है जहां विकास दर हमका ऊंचा होगा, बिहार के पीछे नहीं होगा। आज 16% बिहार का विकास दर और हमारा 5%, 16 और 5 यानी 11% का फर्क। वो बिहार जिस बिहार को लोग कहते थे गरीब देश है, आज वो बिहार हमसे आगे चला गया और हम इज्जतदार स्वाभिमानी राजस्थान उस गड्ढे में पड़े रह गए। मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि हमारे हम स्वाभिमान पे चलते हैं। राजस्थान की जनता गरीब हो सकती है परंतु स्वाभिमानी जनता है और मैं इस स्वाभिमानी और इज्जतदार जनता को ये कहना चाहती हूँ कि ये वोट किसी के जेब का वोट नहीं है, ये वोट हमारे परिवार, हमारे भविष्य और हमारे एक नए राजस्थान का वोट है। इस वोट के लिए हम सब कुछ करने को तैयार हैं और मैं समझती हूँ कि आप भी उस चीज को मान के आगे चलने की तैयारी में हो। मैं किसी से ये नहीं कहना चाहती, किसी के सामने मेरा भीख नहीं मांगना है। हमारे लोगों के बीच में इतनी ताकत है कि हमें किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं है। और आज मैं ये कहना चाहती हूँ जो नया राजस्थान बनेगा उसमें हमारी महिला आगे बढ़ेगी, सुरक्षित चलेगी। ऐसा नहीं होगा कि जब हमारी बच्ची स्कूल जाती है
तो हम घर के अंदर डर के मारे बैठते हैं कि दिल धड़कता है कि हमारी बेटी वापस कब घर आएगी कि नहीं आएगी। आप लोगों को मालूम है कि आपके यहाँ भी एक बहुत बड़ा हादसा हो चुका है, इतना बड़ा हादसा हो चुका है जिसके ऊपर आपने धरने पे धरना दिया है। ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, जिस तरीके से, जिस निर्मम तरीके से हत्याएं हुई है, और आप लोग कह रहे हो कि सीबीआई के अंदर उसको ले जाने की जरूरत है। अरे सीबीआई तो हम लोगों के लिए है, आप लोगों के लिए नहीं है। सीबीआई ये एक बच्ची है। कितने शर्म की बात है। मैं ये कहना चाहती हूँ, आज राजस्थान के अंदर सीबीआई आपके लिए नहीं है, सीबीआई गुलाब कटारिया के लिए है, जिसने दूध माने जिसने कभी मक्खी को छुआ नहीं है, ऐसे गुलाब कटारिया के लिए, उसको जेल में डालने के लिए। सीबीआई हम लोगों के लिए है। आज सब फाइल के पन्ने पलटे जा रहे हैं कि कुछ तो मिल जाए तो इन लोगों को बंद कर दें। ये लोग बंद हो जाएंगे तो हम चुनाव आराम से जीत जाएंगे। उनको समझ में नहीं आता कि राजस्थान की जनता कैसी जनता है। और मैं आपको कहना चाहती हूँ, इन बच्चों के लिए हम लोग काम करेंगे। सीबीआई की जरूरत नहीं है, अपने ही लोग करेंगे और ढूंढ के निकालेंगे, और ढूंढ के निकाल के इनका बदला चुकाने का काम करेंगे। राजस्थान के लोग हैं जी। और मैं इसको भी कहना चाहती हूँ, कितनी दुख की बात है, क्या बीत रही होगी, क्या बीत रही होगी किसी के ऊपर। मैं तो इतना ही आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बदलना है। आज राजस्थान कलंकित हो चुका है। लोग आते थे दूर से हमारी मिट्टी को छूने के लिए। आज राजस्थान का नाम होता है तो कहते हैं हाँ सबसे बढ़िया आपका राजस्थान प्रदेश। अगर आपको जयपुर जाना है तो सबसे ज्यादा चेन अगर खींचती है तो वो जयपुर में खींचती है। अगर एससी और एसटी का सबसे ज्यादा अत्याचार होता है, 3 नंबर पे प्रदेश है देश में, तो वो जाइए आप राजस्थान में। राजस्थान का नाम चेन खींचने के साथ, अत्याचार के साथ, इन सब चीजों के साथ जुड़ा हुआ है। राजस्थान का नाम कहां था और कहां है। हम लोग अगर मिलकर काम करेंगे तो वो काम पूरे हो जाएंगे, ये भी विश्वास आपको मैं दिलाना चाहूंगी। याद रखना माताएं बहनें, जिस प्रदेश की या जिस परिवार की माता और बहन सुरक्षित है, उसका परिवार सुरक्षित है, उसका परिवार विकसित है। जो लोग जो परिवार के मुखिया लोग अपनी बहू और बेटियों की इज्जत को संभाल नहीं सकते, उन लोगों को उस कुर्सी पे बैठने का हक नहीं है, नहीं है और नहीं है। हमारे युवा, उनको रोजगार मिले, वो पढ़े लिखे होनहार बने, और हमारे किसान जिनके साथ आज खिलवाड़ हो रहा है, ऐसे किसानों को सही समय पे बिजली, सही समय पे पानी, सही समय पे खाद, सही समय पे बीज, जब बीज आता है तो नकली, जब खाद आता है तो। आप लोगों से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कब जो भारतीय जनता पार्टी 2004 के समय के जो डीएपी के और यूरिया के दाम थे और आज के दाम है, उसमें जमीन आसमान का फर्क हो गया। और किसान का बिजली का दाम वो बढ़ गया है, पानी का दाम वो बढ़ गया, हर चीज के ऊपर तो महंगाई। और वो किसान आज आत्महत्या के कगार के ऊपर आ गया है, जो राजस्थान के अंदर कभी नहीं था। मैं सब किसान भाइयों को यह कहना चाहती हूँ कि मध्य प्रदेश के अंदर देख लीजिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस देख के सरकार तय करती है, और जब आप अपना सामान वहां ले जाते हो उसके अंदर आपको दाम मिलने का होता है तो आपको एसएमएस के ऊपर बुलाया जाता है। ये सब लोगों को मालूम है, सब किसान लोग ये जानते हैं कि जब आपको वहां बुलाया जाता है तो एसएमएस आता है कि फलाना नंबर इतने बजे इतने टाइम पे आप आओ, अपना माल लेके आओ और अपना पैसा लेके जाओ। अगर ये मध्य प्रदेश के अंदर हो सकता है तो हमने अभी तक अपने क्षेत्र के अंदर क्यों नहीं किया। किसानों से मैं पूछना चाहती हूँ, जब पाला पड़ा, जब यहाँ आपके फसल खराब हुई तो आप लोगों को मुआवजा मिला क्या? जयपुर के अंदर हमें यह बताया गया कि आपकी बिजली के दाम घटाए गए, ये बताया गया कि आपको पैकेज मिला। क्या आपको पैकेज मिला और क्या आपको पैसे मिले और क्या बिजली के दाम घटे? नहीं हुआ। मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि बताया मेरे को वहां कि सहकारी बैंक के द्वारा जो आपको लोन मिलता है 1,50,000 का, वो लोन आप लोगों को मिला बिना ब्याज का? किसी को मिला? किसी ने लिया? मेरे को 1-2 केस के बारे में मालूम है, वो आए थे मेरे पास तो उन्होंने बताया कि हमने लोन के लिए अप्लाई किया तो हमको 40-50 हजार रुपए जरूर मिले और रेस्ट रिश्वत के अंदर चले गए। और सबसे बड़ी बात तो यह है
कि आपका ये बीकानेर, आपका ये जैसलमेर और आपका ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर हमारे देश के जमाई आए थे और देश के जमाई ने यहाँ बहुत सारे जमीन खरीदे थे। गरीब लोगों से जमीन खरीदे और बेचे ऊंचे दाम पे और बहुत सारा पैसा बना के यहाँ से ले गए। और जब यहाँ सरकार से ये मांगा जाता है कि गरीब किसान है, उस गरीब किसान को थोड़ा सा जमीन अगर दे दोगे तो उसका काम बन जाएगा, तो उस गरीब किसान के लिए हमारे पास पैसे जमीन नहीं है, परंतु जमाई साहब के लिए है। और उस जमाई को हमने बहुत अच्छा तगड़ा बना दिया है, परंतु हम अपने क्षेत्र के अंदर अपने किसान को तगड़ा नहीं बना सके। आज ये है हमारे प्रदेश के अंदर मुसीबत। मैं सबसे पूछना चाहती हूँ कि अब ये 4 महीने बाकी बच गए हैं। लोग आएंगे आपके बीच में रेवड़ी बांटेंगे, आपको धमकाएंगे, आपको लुभाएंगे। आप लोग तैयार हो क्या कि हम इनके खिलाफ लड़ाई लड़े, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए, अपनी सरकार बनाए और राजस्थान के विकास का काम करने के लिए तैयार हो जाए? क्या आप तैयार हो? अशोक गहलोत बोल रहे हैं और सीधा रुख करेंगे पीलीबंगा का, जहां पर वसुंधरा राजे बोल रहे हैं। मेरे मुंह से कभी सुना कि पैसा नहीं है? पैसा हमेशा सरकार के पास होता है और आप सब लोग जानते हो कि घरों के अंदर अपन कैसा पैसा इस्तेमाल करते हैं। वही हमारे इस बड़े घराने के अंदर उसी किस्म से हम लोगों ने पैसा लगाने का काम किया और राजस्थान को बीमारू प्रदेश के उस गड्ढे से बाहर निकाल के प्रगति के पथ पर लाके खड़ा करने का काम किया और वो 5 साल में किया। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक तरफ आपका मध्य प्रदेश, जिस मध्य प्रदेश के अंदर 10 साल लोगों ने दिया और मध्य प्रदेश चमक गया। उधर गुजरात को 15 साल मिले, 15 साल में गुजरात चमक गया। और राजस्थान को हमारा समय और भैरव सिंह जी का समय निकाल दोगे तो 53 साल उनको मिले। एक छत्र राज कांग्रेस का रहा और 53 साल में ये मुसीबत इस गड्ढे के अंदर हम ऐसे बैठे हुए हैं जहां हमको न पानी है, न बिजली है, न सड़क है, न डॉक्टर है, न टीचर है, कुछ भी नहीं है। और फिर भी हमारे बीच में लोग आके कहते हैं कि हमें वोट दे दो, आपका वोट मिल जाएगा, हमारा मजा आ जाएगा। मजा तो आएगा, पर कितने लोगों का मजा आएगा ये हमें बताओ। जनता का तो मजा नहीं आएगा, परंतु मजा आएगा उन लोगों का जिन लोगों ने आज दिन तक कभी काम करने की जरूरत नहीं समझी। मुझे याद है कि जब मैं पहली दफा दौरा कर रही थी तो मेरे पास कांग्रेस के नेताओं ने आके मुझसे ये कहा कि किसी के पास जाके आप लोगों को ये कहने की जरूरत नहीं है कि आप हमारा ये काम क्यों, आपका ये काम हुआ कि नहीं हुआ, ये मत पूछना। हमने 55 साल राज किया है, हमने लोगों को दुखी रखा, हमने लोगों को अपने अपने मुसीबतों के अंदर उलझा के रखा। उनको कभी समय नहीं दिया ये पूछने को कि हमारा ये काम क्यों नहीं हुआ। ऐसा रखोगे तो हम जैसे राज करोगे और ऐसा नहीं रखोगे तो अपने आप अपनी मुसीबत पे आके गिरोगे। और मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि 53 साल राज उन्होंने किया, परंतु जो राजस्थान की हालत हो गई है, मैं समझती हूँ कि इस हालत की, राजस्थान की हालत को सुधारने का काम हमको और आपको मिलकर करना पड़ेगा। एक व्यक्ति अकेले कोई काम नहीं कर सकता, परंतु अगर पूरा परिवार साथ जुट जाता है तो कोई ऐसा नहीं है काम जिसको हम करने से वंचित रह जाएंगे। कोई ऐसा काम नहीं है जो विकास का राजस्थान का होगा जिसको हम छोड़ सकेंगे। ये भी आपको मैं विश्वास दिलाना चाहती हूँ। 36 के 36 कौम और सब मजहब, सब जातियां साथ साथ मिलके और एक परिवार के रूप में चलेंगे तभी विकास होगा। जितना समय हम लोग एक दूसरे के खिलाफत में खड़े होके लड़के रखेंगे उतना समय हमारा बिगड़ेगा। और राजस्थान आप देख लीजिए 50 साल आगे नहीं बढ़ा है, आगे नहीं बढ़ा है क्योंकि हमारे ही बीच में दीवारें खड़ी कर दी गई हैं। मैं आपको कहना चाहती हूँ कि पहले तो अपन ये दीवारें तोड़ें, सब पूरे लोग इकट्ठा हो एक रास्ते के ऊपर। चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे कपासन का, जहां पर मुख्यमंत्री बोल रहे हैं।